सबको क्लियरिटी है ना? गॉट इट? तो ये नोट्स आप लोगों ने फॉरवर्ड नहीं करने। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कर देते हैं, मतलब किसी दोस्त को चले, तो ये आपने फॉरवर्ड कभी भी नहीं करने, ये आपके पास ही रहने हैं। और क्लास के बाद जो है मैं थ्योरीज के कंबाइंड नोट सेंड करूंगा, कंबाइंड नोट सेंड करूंगा। ठीक है, मतलब जिसमें उस फाइल में सारी की सारी थ्योरीज है जो हम पढ़ेंगे, तो वो कंबाइंड मैंने लिखी हुई थी ताकि एक दफा ही आप उसको प्रिंट करवा दो। तो मैं कंबाइंड नोट्स आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, थ्योरीज के, और उनको आप पढ़ना। चलें, ये टॉपिक जो है आज से हम थ्योरीज स्टार्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ आईआर। और ये सेशन आपको बहुत ज्यादा मजा देगा। जब आपसे मैं एक दो मंथ बाद पूछूंगा कि अब बताएं मुझे, तो आप कहेंगे सर हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा अब। जब मैं आपको एक दो मंथ बाद जब पूछूंगा कि अब बताओ मुझे, और आपको भी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा इसको। जो टॉपिक्स आपको, मार्क माय वर्ड्स में अगेन कह रहा हूँ, कि जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ना, यू विल बी अमेज्ड कि ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है। आल दो मैंने फर्स्ट ओरिएंटेशन जो मंथ पहले हुई थी मैंने उसमें पढ़ाया भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, दैट इज वाई मैं उसको थोड़ा रिपीट करता हूँ। और वो टॉपिक है आपका रियलिज्म। बेसिक थ्योरी है, इसको हम क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं, क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं। और ये बात याद रहे कि मैं आपको मंडे को असाइनमेंट लूंगा, मैं असाइनमेंट आपकी मंडे को होगी, ये बात याद रहे। तो आज का टॉपिक, कल का और संडे का टॉपिक, ओके, इन तीनों को कंबाइन करके मैं मंडे को आपसे असाइनमेंट लूंगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से नहीं पढ़े, उनको ये मैं बता दूं कि आपकी जो असाइनमेंट होती है वो कुछ इस तरह से नहीं होती कि मैं आपको कोई 2-3 दिन देता हूँ कि उसके बाद सबमिट करवाना। नो नो नो, ये मेरे यहाँ इस तरह से काम नहीं होता है। मुझे अभी से ही, क्योंकि आपके 6 मंथ्स पीछे हैं, 6 मंथ्स का टाइम है, तो आपको एक्सपोजर होना चाहिए कि टाइम बाउंड जो है, टाइम बाउंड लिखना वो किस तरह से होता है। ओके, तो आपकी जो असाइनमेंट होगी वो आपकी होगी, चलें ट्यूसडे को ही, एक दिन आप और ले लेना, एक दिन आप और ले लेना मेरे से। ओके, ट्यूसडे को ही कर लेते हैं, चलें। अब ट्यूसडे को इसी टाइम 7:30 को मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो कि आपने 9 बजे तक सबमिट करनी होगी ग्रुप में। ओके, ताकि आपको आइडिया हो कि अभी से ही प्रैक्टिस हो, क्योंकि अल्टीमेटली एफपीएससी में आपने 3 घंटे में लिखना है, इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। और ये चीज अभी से ही प्रैक्टिस होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप अभी से 1.5 घंटे में करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वही क्वेश्चन आपने 1 आवर में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि पेपर में आपने 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना होता है। ये बात याद रहे, 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना होता है। तो 35 मिनट्स में अभी तो आप नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विन द रेस, इसी तरह से होगा कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा, उसमें आपने ये असाइनमेंट करनी होगी। उसी तरह से नेक्स्ट में आपको 1 घंटा दिया जाएगा, तो आप 35 मिनट्स तक आ ही जाएंगे, साथ साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। समझ आया? कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये चीज थी। क्लियर है? मुझे बताओ। ओके वालेकुम अस्सलाम। चलें, फैजान रहमान, अगर किसी को भी इशू हो ना, टाइमिंग का इशू हो, असाइनमेंट का 7:30 से इशू हो, तो क्लास के बाद वो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उनके लिए कुछ और टाइम दे दूंगा। ओके, कुछ और टाइम मैं उनके लिए दे दूंगा, लेकिन करना आपने 1.5 घंटे में ही होगा।
ठीक है, असाइनमेंट आपने मिस नहीं करनी है, ये बात याद रहे कि विदाउट राइटिंग आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। असाइनमेंट सब ने करनी है, और असाइनमेंट जो है वो मैं एफपीएससी से ज्यादा स्ट्रिक्ट एवेल्यूशन करता हूं मैं। जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, उनको पता है कि एवेल्यूशंस किस तरह से होती हैं। तो असाइनमेंट्स आपने कभी भी मिस नहीं करनी, कभी भी नहीं मिस करनी। बेशक आपकी फर्स्ट असाइनमेंट मिस गलत हो, सेकंड में इंप्रूव होगा, थर्ड में इंप्रूव होगा, फोर्थ में इंप्रूव होगा, डज नॉट मैटर। यहां पे आप 100 दफा फेल हो जाओ, डज नॉट मैटर, एफपीएससी में पास होना है आपने। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है रियलिज्म, या जिसको आप कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी और पावर मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं इसके। सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन की जब बात होती है तो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी जो अप्लाई होती है वो है रियलिज्म, वो है रियलिज्म। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है। सो रियलिज्म टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में बात होगी सिक्योरिटी एंड पावर मैक्सिमाइजेशन की, तो रियलिज्म ही अप्लाई होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब ये जो थ्योरी है, ये बात याद रहे, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया और अजम्पशन, आइडिया और अजम्पशन कि दूसरे आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपके खिलाफ साजिश चल रही है, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आपको भी रेडी रहना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपके सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं, बताओ? आपके सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होते हैं? रिलेटिव्स ही होते हैं ना, रिलेटिव्स ही होते हैं अक्सर। आज के जमाने में तो सबसे ज्यादा जो दुश्मन हो बने हुए होते हैं वो रिलेटिव्स ही होते हैं ना, बाहर का तो नहीं होता है, अपने ही होते हैं ना। हाँ जी, बताएं मुझे। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे जब आपको पता चले दूसरे आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी योर द फर्स्ट स्टेप? क्या फर्स्ट स्टेप होगा आपका? खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? ठीक है, सेकंड स्टेप ये होगा, जहां से थ्रेट आ रहा है उसको एलिमिनेट करना, जहां से थ्रेट आ रहा है उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ये पता है कि इंडिया जो है वो साजिश कर रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट। ये कौन है क्लास में? वीवो कौन है? वीवो, काइंडली आप अपने ओरिजिनल नेम से आए या अपना नाम बताएं। हु इज वीवो? क्लास में जो है ना अपना नाम लिखा करें, मतलब जिस आईडी से आए उसके ऊपर नेम लिखा होना चाहिए। हु इज वीवो? ये वीवो V2520 कौन है? हु इज दिस? हु इज इन द क्लास? जल्दी बताएं। ये जो अभी जिसने लिखा है डिस्ट्रॉय अपोनेंट्स, इसकी आईडी का नाम है वीवो। तो वीवो कौन है ये क्लास में? ये वीवो कौन है क्लास में? पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी बताएं। नजीब है ना, नजीब अपनी ओरिजिनल आईडी से आया करें। ओके, और मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। ओके, नाउ अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस।
Pakistan believes that India has been conspiring against the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. तो पाकिस्तान must always be ready to deter India. इंडिया को रोकना होगा, सबसे पहले इंडिया को रोकना होगा. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स. हमेशा दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है. सिंस द इंडिपेंडेंस देखें, अभी तक देखें, परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ओके हर थ्योरी का कोई ना कोई प्रपोनेंट होता है, कोई ना कोई प्रपोनेंट होता है. सो रियलिज्म का जो प्रपोनेंट है वो है हैंस जे मॉर्गनथाउ. अब एक चीज मैं बताने लगा हूं, वो ध्यान से सुने और ये नोट कर लेना. जब भी आप पेपर करें ना, जब भी आप पेपर लिखें या असाइनमेंट लिखें, आपने बार बार ये नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म या रियलिज्म सेज. नहीं, आपने एक बार ही मेंशन करना है रियलिज्म का. फिर आप क्या करोगे? उस थ्योरी के प्रपोनेंट का नाम लिखोगे. तो अंडरस्टूड बात है कि आप किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हो. आप लिखेंगे मॉर्गनथाउ सेज, इस तरह से. तो ये जो थ्योरी का प्रपोनेंट है, ये इसको कहते हैं प्रोफेशनल राइटिंग. प्रोफेशनल राइटिंग यूनिवर्सिटीज में यही इंकरेज किया जाता है कि आपने बार बार ये नहीं लिखना है कि रियलिज्म सेज, रियलिज्म आर्ग्यूज, इस तरह से नहीं करना है. आपने थ्योरी के प्रपोनेंट का नाम लिखना है. ठीक है, तो अंडरस्टूड बात है कि आप कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज अंडरस्टूड. इसे कहते हैं प्रोफेशनल राइटिंग. समझ आया? इसी तरह से न्यू रियलिज्म के भी कोई प्रपोनेंट होंगे, उनका नाम आप मेंशन करेंगे. इसी तरह से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के भी कुछ प्रपोनेंट होंगे, उनका नाम आप मेंशन करेंगे. बार बार अकॉर्डिंग टू रियलिज्म नहीं लिखना है आपने, ये याद रहे, हमेशा याद रहे. तो हर थ्योरी का कोई ना कोई प्रपोनेंट होता है. और रियलिज्म का प्रपोनेंट है हैंस जे मॉर्गनथाउ, जिन्होंने रियलिज्म थ्योरी अपने बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में दी है. पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में दी है. मॉर्गनथाउ कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी, आईपी जिसे आप कहते हो, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही है. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही है. स्ट्रगल फॉर पावर. नाउ टेल मी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में क्यों लड़ती हैं? वह बताएं मुझे, क्यों लड़ती हैं? चाहे पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, या पीटीआई हो. क्यों लड़ती हैं आपस में? क्या चाहिए इनको? पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई या मौलवी हजरात हो, क्यों लड़ते हैं आपस में? ये क्या चाहिए इनको? पावर ही चाहिए ना, पावर ही चाहिए. सब पावर में आना चाहते हैं. कुर्सी से क्या आता है? पावर आता है ना. सिमिलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हर स्टेट पावरफुल बनना चाहती है, हर स्टेट. मॉर्गनथाउ कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट्स का कोई भी एम हो, कोई भी एम हो, ठीक है, बेशक स्टेट्स कोई भी एम बताए. जैसे यूएसए ने क्या एम बताया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रहा है. इसी तरह से यूएस ने क्या एम बताया जब इराक को इन्वेड किया?
कि सदाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स बनी हुई है, क्या एम है कि कॉपरेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब कोई सा भी एम स्टेट्स बताएं, बट बिहाइंड इट, इसके पीछे ना हमेशा हमेशा पावर जो है वो इमीडिएट एम होता है। बिहाइंड द सीन पावर ही मेन गोल होता है, पावर मैक्सिमाइजेशन। बेशक स्टेट्स इकोनॉमिक कॉपरेशन की बातें करें कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं जैसे ब्रिक्स है, या स्टेट्स कहें हम रीजनल कॉपरेशन कर रहे हैं जैसे एससीओ है या ईयू है, ठीक है, लेकिन बिहाइंड बिहाइंड द सीन पावर जो है वो इमीडिएट एम होता है, पावर इज इमीडिएट एम। द रियल एम ऑफ द कॉपरेशन इज पावर मैक्सिमाइजेशन। आप देखें, ये पता है किससे डील करता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से डील करता है। अक्सर मतलब आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है ना वो बेशक स्टेट्स इकोनॉमी बताएं कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं, रीजनल सिक्योरिटी के लिए कॉपरेशन कर रहे हैं, बट हर स्टेट का ना कोई एम होता है। जी 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 जी, अब आ रही है वॉइस? सॉरी, इंटरनेट स्टार्ट हो गया था। वॉइस आ रही है मेरी? अब वॉइस आ रही है? चले। ओके ओके ओके। जल्दी से बताएं। अब वॉइस क्लियर है? ओके। नाउ सिक्स प्रिंसिपल्स क्या है? सिक्स प्रिंसिपल्स। नंबर वन, मौजूदा कहते हैं इंटरनेशनल स्टेट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक पावर। पावर फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, पावर मैक्सिमाइजेशन। और रियलिज्म ये भी कहती है जो ह्यूमन नेचर है वो वायलेंट है। ह्यूमन की नेचर में ही जो है ना वो लस्ट फॉर पावर है। इंसान की नेचर ही कुछ ऐसी है कि उसको पावर चाहिए। इंसान की कुछ नेचर ही ऐसी है, उसको पावर चाहिए। ये बात देखो, मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ना, ये नोट करते जाएं, क्योंकि जो हम फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी थ्योरीज करेंगे ना तो उसमें कन्वर्जिंग पॉइंट्स और डाइवर्जिंग पॉइंट्स आती हैं, तो वहां पे ये चीजें मेंशन होगी अगेंस्ट इन आर्ग्यूमेंट्स को। नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म काउंटर करेंगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप, जो अभी पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको, क्योंकि दूसरी थ्योरीज इसको काउंटर करती हैं, इन अजम्पशंस को, जो मैं आपको अजम्पशंस बता रहा हूं मैं, तो ये आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस लेक्चर आपने रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको दूसरी थ्योरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जब नियो लिबरलिज्म पढ़ाऊंगा तो इन पॉइंट्स को मैं निगेट भी करूंगा, मैं नियो लिबरलिज्म के साथ, तो आपने लेक्चर रिवाइज करके आना होगा।
ओके, तो मॉजनथाउ कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे पावर है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पावर है, और ह्यूमन की नेचर ही वायलेंट है। ह्यूमन नेचर हैज लस्ट फॉर पावर। इंसान की कुछ नेचर ही ऐसी है, उसको पावर चाहिए होता है। सेकंड, मॉजनथाउ कहते हैं एवरी स्टेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू दी इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर स्टेट जो एक्ट करती है ना, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है। इकोनॉमिक पावर या मिलिट्री पावर, टाइप्स होते हैं, एक है इकोनॉमिक पावर, दूसरा है मिलिट्री। तो स्टेट्स की जो क्या है वो है इकोनॉमिक पावर है। रिलीजन या मोरल वैल्यूज की कोई जगह नहीं है। मेरी आवाज कट हो रही है? मेरी आवाज कट हो रही है? ओके, सबर सबर। नाउ वॉइस क्लियर है? नाउ वॉइस क्लियर है? अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? जल्दी सारे बताओ मुझे, पता नहीं क्यों पीटीसीएल मसला कर रहा है। ओके, चले मैं सेकंड प्रिंसिपल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेकंड प्रिंसिपल दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। ओके, मॉजनथाउ कहते हैं एवरी स्टेट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर स्टेट जो एक्ट करती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। एंड इट्स स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट कौन से होते हैं? वो है पावर, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो या मिलिट्री पावर हो। मौजूदा कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलीजन या मोरल वैल्यूज की कोई जगह नहीं होती है। रिलीजन या मोरल वैल्यूज की कोई जगह नहीं होती। इसका एग्जाम्पल आपके मिडिल ईस्ट से आता है, जीसीसी स्टेट से आता है। इंडिया देखिए कितनी एट्रोसिटीज कर रहा है कश्मीर में। ठीक है, तो इंडिया का सबसे ज्यादा पार्टनर अभी कौन है? यूएई। क्या मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? क्या यूएई मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? सऊदी अरेबिया ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। क्या सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? लेकिन जब भी पाकिस्तान के लोगों ने इस बात को, मतलब सोशल मीडिया पे जब भी हाईलाइट किया है, तो जीसीसी स्टेट्स कहते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, आप रिलीजन को बीच में मत लाएं, आप इस्लाम को बीच में मत लाएं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रियलिज्म सही कहती है कि रिलीजन का कोई भी रोल नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसी तरह से मोरल वैल्यूज की बात आती है। मोरल वैल्यूज की बात आती है, मुझे बताएं कौन सी स्टेट मोरल वैल्यूज फॉलो करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? यूएस ने कभी मोरल वैल्यूज फॉलो किए? ऑब्वियस ही बात है, नहीं। ठीक है, इस सो रियलिज्म कहती है स्टेट्स रिलीजन या मोरल वैल्यूज को डिसरिगार्ड करती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिसरिगार्ड करती हैं, रिलीजन या मोरल वैल्यूज को पुष्टि तक नहीं है। और स्टेट्स का जो मेन गोल होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो है पावर मैक्सिमाइजेशन। पावर मैक्सिमाइजेशन।
उनको सिर्फ अपनी पावर मैक्सिमाइज करनी होती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो देखती हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह से थर्ड अजम्पशन, मौजूद लोग कहते हैं स्टेट्स के इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, जब आप छोटे थे तो आपका इंटरेस्ट क्या होता था? यही होता था कि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद अच्छी कॉलेज में। जब कॉलेज में आए तो आप यूनिवर्सिटी के रोले पड़ गए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिल जाए। अब जब यूनिवर्सिटी में आ गए उसके बाद जॉब के रोले पड़ गए कि जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। चले पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप है नहीं, फिर आपने कहा कि चले सीएसएस करते हैं। अब जो प्रेजेंट आपका इंटरेस्ट है वो है सीएसएस पीएमएस, है ना? तो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना, इंसान का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। इसी तरह से स्टेट्स का भी इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल 9/11 के बाद यूएस का नेशनल इंटरेस्ट क्या था? ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान इराक को इन्वेड कर दिया, चले। फिर इंटरेस्ट चेंज हुआ, फिर इंटरेस्ट क्या आया? चाइना को रोकना है, चाइना की कंटेनमेंट। फिर इंटरेस्ट क्या आया कि मिडिल ईस्ट में ईरान को रोकना है, चले उस पर अटैक कर दिया। तो स्टेट्स का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, कभी भी किसी भी स्टेट का इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी यूएस को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हो या वॉर ऑन टेरर हो, पाकिस्तान को एलाई बना दिया, है ना? कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने सेटो सीटो ज्वाइन किए और हम एलाई थे यूएसए के। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई पाकिस्तान को पूछा तक भी नहीं, कोल्ड वॉर जब खत्म हुई है ना पाकिस्तान को पूछा भी नहीं। ठीक है, फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च हुई, फिर पाकिस्तान के पास यूएसए आ गया, क्या भाई साथ दे हमारा। ओके, पाकिस्तान ने कॉपरेशन किया। जब ये ड्रामा खत्म हुआ फिर पाकिस्तान को पूछा भी नहीं। ओके, तो इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, स्टेट्स के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं होते कभी भी। जी क्या कह रही हैं? आर वी एक्सपेक्टिंग द सेम? ये मैंने आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में ही कहा था रक्षांदा, कि जो अभी पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है ना, क्योंकि यूएस को सेफ एग्जिट चाहिए थी इस वार से, मतलब ऑफ द रैम्प कहा जाता है जब भी आप ना वार से भागते हो, लगता है आप बड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो इसको इसको हम कहते हैं ऑफ द रैम्प। तो यूएस को ना सेफ एग्जिट चाहिए, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो बीच में लाके खड़ा कर दिया, क्या आप आ जाएं। ईरान को भी ये वार कंटिन्यू नहीं करनी है, बेशक सोशल मीडिया पे जो है ना ये कुछ भी कहे, लेकिन ईरान भी ये वॉर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों को वार ये खत्म करनी है, और पाकिस्तान जो है वो रिलायबल पार्टनर है दोनों के लिए। और जैसे ही ये डील हो जाएगी सब चीजें खत्म होगी, यूएस का इंटरेस्ट अल्टीमेटली क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना में सबसे ज्यादा जो पार्टनर है यूएस का, कौन है बताओ मुझे, कौन है? कौन है यूएस का स्ट्रेटेजिक एलाय, कौन है? इंडिया, वेरी गुड। तो ये क्या है? यूएस का क्या है? ये टेम्पररी इंटरेस्ट है, टेम्पररी इंटरेस्ट है। ठीक है, वक्ती कुर्बतें हैं ये दोनों की, पाकिस्तान और यूएसए की
ये वक्ती कुर्बतें हैं। वंस ये डील हो गई, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे यूएस का ट्रेड पूरा इंडिया इंडिया पे आ जाएगा। कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है वो यूएस की पॉलिसी है। आप यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ा कर रहे हो, वहां पे हर चीज लिखी होती है उन्होंने। और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यही है, क्वाड, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, सब चीजें हैं। ये टेम्पररी इंटरेस्ट है, सिर्फ टेम्पररी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को बीच में खड़ा कर दिया आ जाए। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, मुझे बताएं। क्या फायदा हुआ है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्या फायदा हुआ है पाकिस्तान को इससे, अपार्ट फ्रॉम दी सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान की, सॉफ्ट पावर है। इकोनॉमिक फायदा बताएं मुझे, इकोनॉमिक फायदा क्या हुआ? आपने ईरान के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वो बन गई। नूर फातिमा, वो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन ही नहीं की। डिप्लोमेसी के अलावा, सॉफ्ट पावर के अलावा मैं पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है इकोनॉमिक फायदा? या यूएस ने कौन सी इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया आपसे, आपके साथ? बताओ मुझे, क्या फायदा हुआ है? मैं डिप्लोमेसी का क्या है? आज आप ग्लोबल, आज आप जो है आज जो है आप ग्लोबल मीडिया में हैं, ठीक है। उसके बाद कोई और इवेंट आ जाता है, सारा सीन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही है। कोई इशू जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई और इशू आ जाता है, पुराना इशू खत्म हो जाता है। फायदा क्या हुआ उससे? बताओ मुझे, इकोनॉमिक फायदा हुआ। ईरान आपके पड़ोस में है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। नजीब, वो सॉफ्ट पावर के अलावा मैं पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फायदा पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या फायदा है? ये सिमिलर सिचुएशन जब पाकिस्तान ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च की थी ना, तब आप छोटे होते थे, मतलब पैदा ही हुए थे आई थिंक, तब आप पैदा हुए होंगे, ठीक है, जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ ने ज्वाइन की थी। तो सिमिलरली यही सिचुएशन थी। मुशर्रफ साहब को व्हाइट हाउस में बुलाया गया था, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो, ठीक है, सिमिलर सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ? रियलिज्म यही कहती है ना, इंटरेस्ट जब चेंज होता है, इंटरेस्ट जब चेंज होता है तो पार्टनर भी चेंज हो जाता है। तो मैं इस डील के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि डील पाकिस्तान के लिए भी फायदा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आपका ट्रेड होता है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि इससे इकोनॉमिक फायदा ले, अभी मौका है, इकोनॉमिक गेन ले। ईरान के साथ, मतलब ईरान के साथ आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन साइन किया हुआ है, ईरान ने अपनी तरफ से उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी कर दी है। आप अपनी तरफ से, यूएस के डर से आप नहीं कर रहे थे कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पाकिस्तान को यही फायदा लेना है। आई आ रही है समझ बात? सिर्फ वाह वाह करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया वाह वाह कर रही है, इसका कोई, हमें वाह वाह से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक फायदा लेना है हमने, इकोनॉमिक फायदा लेना है। ईरान के साथ ट्रेड इज नेसेसरी, खास करके एनर्जी ट्रेड, गैस एंड ऑयल, वो नेसेसरी है आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट बुजुर्गों? बात आई समझ? कुछ नहीं, बात आई कुछ समझ, जो अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया? कुछ समझ आया ये नहीं? अगर इंडिया होती ना, यहाँ पे इंडिया होता,
इंडिया सबसे पहले जो है ना अपना इकोनॉमिक फायदा लेता। इंडिया सबसे पहले अपना इकोनॉमिक फायदा लेता कि यही मौका है, कोई ना कोई डील डील ले लूं, कोई ना कोई इकोनॉमिक डील ले लूं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेजर कंसर्न क्या है? इकोनॉमिक कंसर्न है ना। आपका मेजर कंसर्न क्या है? इकोनॉमिक कंसर्न है ना, एनर्जी कंसर्न है। आप जीसीसी स्टेट से इंपोर्ट करते हो ऑयल एंड गैस, जबकि वही चीज आपको अपने पड़ोस से भी मिल सकती है। ठीक है, जब हालांकि ईरानियन ऑयल एंड गैस ऑयल जो है वो ब्लैक मार्केट में चल रहा है, मतलब ब्लैक में आप चला रहे हो। ओके, ब्लैक में आप चला रहे हो, तो उसको फॉर्मली करो। तो ये कुछ सोचने की बात है कि अभी मौका है, हमें इकोनॉमिक फायदे लेने हैं। चलें फोर्थ पे आए। रियलिज्म कहती है जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट्स के एक्शंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट्स के एक्शंस पे अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप स्टेट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मोरल वैल्यूज को फॉलो करे, क्योंकि स्टेट कोई इंसान नहीं है। स्टेट कोई इंसान नहीं है। मोरल प्रिंसिपल्स या मोरल वैल्यूज सिर्फ लोगों के लिए होते हैं, लोगों के लिए होते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वही मोरल प्रिंसिपल्स आप स्टेट्स के एक्शन पे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई स्टेट कोई इंसान थोड़ी है। ठीक है, इसीलिए आप यूएस की इंटरवेंशन देखें तो यूएस ने कभी भी मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं किया, और ना ही उस पे मोरल वैल्यूज अप्लाई हो सकते हैं। ये रियलिज्म कहती है। फिफ्थ, फिफ्थ है ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स परसू देयर नेशनल इंटरेस्ट। जैसे आम जिंदगी में हर इंसान अपने इंटरेस्ट को परसू करता है ना। जैसे आपके साथ कोई दोस्ती रखता है, क्यों रखता है? कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा उसका। ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी में होते हो, ग्रुप्स बनते हैं, एकेडमिक ग्रुप बनते हैं, लोग आते हैं हमें भी ग्रुप में ले लो, कोई उनका इंटरेस्ट होता है ना। या रिश्तेदार आते हैं, जब आप सीएसपी बन जाओगे। अच्छा ठीक है, मोहर्रम की वजह से थोड़ी इंटरनेट में डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब क्लियर है ना? ओके ठीक है, चलें। कौन सी पॉइंट पढ़ी हमने जब तक आवाज आ रही थी आपको? कौन सी पॉइंट तक आवाज आ रही थी? फिफ्थ नंबर तक चले। सिक्स नंबर, पॉलिटिकल एक्टर्स, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट्स हो, स्टेट्स के जो लीडर होते हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट को ही माइंड में रख के ही एक्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ठीक है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं। अब बिजनेसमैन क्या माइंड में रख के सोचते हैं? प्रॉफिट ना, प्रॉफिट। बिजनेसमैन को किस चीज की पड़ी होती है? अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है ना, प्रॉफिट हो। कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूँ। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट पे सोचते हैं ना, प्रॉफिट ही उनका गोल होता है कि इस डील से कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से जो स्टेट लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के ही को ही माइंड में रख के ही डील करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दूं। फोर्थ पॉइंट सनेना ये है कि रियलिज्म कहती है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स आप स्टेट के एक्शंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टेट कोई आदमी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, या
क्योंकि जो मोरल वैल्यूज होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो आप स्टेट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मोरल वैल्यूज को फॉलो करे, ना ही मोरल वैल्यूज स्टेट के एक्शंस पे अप्लाई करनी चाहिए, ना ही मोरल वैल्यूज स्टेट के एक्शंस पे अप्लाई करने चाहिए। क्लियर है? सिक्स प्रिंसिपल्स क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, सिक्स प्रिंसिपल्स क्लियर है? ओके, अब आते हैं ऑफ रियलिज्म इन 21st सेंचुरी। अब ध्यान से सुनना। रियलिज्म कहती है स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स, स्टेट्स आर मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्टेट्स के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ना कोई यूएन, ना आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक, और ना ही कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनको इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं नॉन स्टेट, नॉन स्टेट, हमेशा याद रखना है। रियलिज्म के स्टेट्स के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ना यूएन, ना आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक, और ना ही कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनको आईआर में कहा जाता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या यूएन, इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। आल्सो रियलिस्टिक ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स, स्टेट्स में लड़ाई है, या जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का उसमें एनार्की है। स्टेट्स आपस में लड़ती रहती हैं। क्यों लड़ती हैं? पावर के लिए लड़ती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, आप देखें मई कॉन्फ्लिक्ट देखें 2025, इजराइल ईरान वार देखें। रियलिस्टिक कहते हैं स्टेट्स, स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंसेस बनाती हैं अपने फायदे के लिए। अब ये बड़े मजे की पॉइंट है। रियलिज्म कहती है स्टेट्स ही बनाती है ना इंटरनेशनल, यूएन, या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी। ये मेरे यहाँ इशू हो रहा है या सबके यहाँ पीटीसीएल थोड़ा इशू कर रही है? स्टेट्स के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ना यूएन, ना आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक, और ना ही कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनको आईआर में कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। आल्सो रियलिस्टिक ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, मीनिंग स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अमंग द स्टेट्स। एनार्की का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट्स आपस में लड़ती हैं पावर के लिए, पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट देखें लास्ट ईयर मई का, या ईरान देखें, ईरान इजराइल यूएस वॉर देखें। रियलिस्टिक ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ये अपने फायदे के लिए बनाते हैं, ताकि दूसरी स्टेट, क्या यूएसए आईएमएफ के थ्रू दूसरी स्टेट्स को कंट्रोल नहीं करता क्या? क्या आवाज ठीक नहीं है? क्या आवाज ठीक नहीं है क्या? अब ठीक है? अब ठीक है? जल्दी से बताओ। ठीक है ना? ओके। तो रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अलायंसेस बनाती हैं अपने फायदे के लिए, ताकि वो दूसरे स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, कौन कंट्रोल करता है इनको? हाँ जी, इनको कौन कंट्रोल करता है? आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनको कौन कंट्रोल करता है? बताओ। हु कंट्रोल्स आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक? यूएसए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यूएसए, और यूएसए ही कंट्रोल करता है ना इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस अचीव करने के लिए। अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस अचीव करने के लिए। समझ आई रिलेवेंस? समझ आई आपको? रिलेवेंस समझ आई? जल्दी बताओ। रिलेवेंस समझ आई रियलिज्म की इन 21st सेंचुरी? ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा अमरीना आपको समझ आया? आज थोड़ा इंटरनेट की वजह से थोड़ा मजा नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह कल इसको इंटरनेट को भी देखते हैं। समझ आया? अलिशबा, अमरीना, अनम, फैजान, फातिमा, फिजा, नजीब, नूर, फातिमा, पाकिजा, रक्षांदा एंड सनना एंड ताबीर, समझ आया आपको? इट्स ही मेन एक्टर्स हैं में 21st सेंचुरी में राइज है, हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स की भी राइज हुई है ना। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, ये अलग से एक पूरा टॉपिक है। अभी आप ये समझें कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फेटअप है, यूएन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम कहते हैं वायलेंट नॉन स्टेट। ये भी अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेट्स की। या इस तरह से आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, आईएसआईएस, बीएलए, टीटीपी, या हिजबुल्लाह देखें आप, नॉन स्टेट एक्टर है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी तो एक्सर्ट कर रहे हैं ना अपनी इन्फ्लुएंस को। आईएमएफ देखें, नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन स्टेट को वो डिक्टेट करता है आईएमएफ। सो रियलिज्म सिर्फ ट्रेडिशनल थ्रेड्स पे बात करती है। ट्रेडिशनल थ्रेड्स, जैसे पाकिस्तान को थ्रेट है इंडिया से, यूएस को थ्रेट है चाइना से। बट कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी तो हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? क्लाइमेट है, टेररिज्म है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंक्रीजिंग पॉवर्टी है, फूड इनसिक्योरिटी है। तो ये चैलेंजेस नहीं है क्या स्टेट को? क्या ये चैलेंजेस नहीं है स्टेट्स को? फूड इनसिक्योरिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। आज मतलब आज के टाइम में बिगेस्ट जो थ्रेट है स्टेट्स को, वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज कहा जाता है क्लाइमेट चेंज को। क्या ये स्टेट्स को थ्रेट नहीं है क्या? हमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आप एग्जांपल देखें, तो पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान, सिर्फ इंडिया से थ्रेट है क्या? पाकिस्तान को क्लाइमेट से थ्रेट नहीं है? अभी लास्ट ईयर पंजाब में फ्लड्स आई,
पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम खत्म हो गया। आप ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो ये भी तो थ्रेट है ना, पॉवर्टी थ्रेट है, इंडिया को पॉवर्टी से ज्यादा थ्रेट है। तो रियलिज्म सिर्फ ट्रेडिशनल थ्रेट्स पे बात करती है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे बात नहीं करती, ये उसकी लिमिटेशंस हैं। या साइबर थ्रेट देखें आप, साइबर सिक्योरिटी देखें, अब इनका सोल्यूशन रियलिज्म के पास नहीं है, इनका सोल्यूशन रियलिज्म के पास नहीं है। आई समझ बात? बात समझ आई? अब ठीक है ना, आवाज आ रही है ना? इसका सोल्यूशन दूसरी सीरीज के पास है, जब हम पढ़ेंगे तो उनका सोल्यूशन देखेंगे। बात समझ आई आपको? लिमिटेशन समझ आई? जल्दी बताओ बुजुर्गों। सबको समझ आया? सबको क्लियर है? ओके, अब आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ रियलिज्म, एप्लीकेशन ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म एंड अमेरिका इजराइल वॉर ऑन ईरान। ध्यान से देखें एप्लीकेशन किस तरह से हो रही है। अच्छा, थ्योरी एप्लीकेशन पेपर में कैसे करनी है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैं जब मैं थ्योरी आपको कंप्लीट करवाऊंगा ना, तो थ्योरी एप्लीकेशन पे एक क्लास होगी, पूरी क्लास होगी। ठीक है, थ्योरी एप्लीकेशन पे एक पूरी की पूरी क्लास होगी कि थ्योरी किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। जस्ट मैं आपको अभी करंट अफेयर्स को रिलेट करके आपको दे रहा हूं थ्योरी से, ताकि आपको आइडिया हो कि थ्योरी और करंट अफेयर्स किस तरह से रिलेटेड है। और आपको डराया जाता है कि थ्योरी अप्लाई करनी होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने ही मैं करता हूं अभी। 28 फरवरी इस साल की 2026 को यूएस और ईरान ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए हैं, दोनों ने मिलके स्ट्राइक्स किए हैं ईरान पे, जिसमें ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया, उसकी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन को ट्रम्प ने नेम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब इस पर करते हैं रियलिज्म की एप्लीकेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज थ्योरीज ना के सिर्फ वो फैक्टर्स और मोटिवेशन बताती हैं जिनकी वजह से स्टेट का बिहेवियर चेंज होता है, बल्कि थ्योरीज हमें ये भी बताती हैं कि हाउ स्टेट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्शंस ऑफ अदर स्टेट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज थ्योरीज ना कि सिर्फ वो फैक्टर्स और मोटिवेशंस बताती हैं जिनकी वजह से स्टेट का बिहेवियर चेंज होता है, बल्कि थ्योरीज हमें यह भी बताती हैं कि हाउ स्टेट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्शंस ऑफ अदर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो रियलिज्म या इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ही हमें बताएंगी कि पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान कौन से ऑप्शंस ऑप्ट करेगा इंडिया को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। एक है लिबरलिज्म,
सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, नियोलिबरलिज्म, रियलिज्म, नियोरियलिज्म। लेकिन यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान को जो बेटर थ्योरी, मतलब जो बेटर एक्सप्लेन करती है, वो है रियलिज्म। ये जो ऑनगोइंग वॉर है, इसको जो बेटर एक्सप्लेन करती है ना, वो है रियलिज्म। रियलिज्म, ठीक है, इसको बेटर एक्सप्लेन करती है रियलिज्म। अच्छा, ये स्लाइड्स में आपको अलग से सेंड करूंगा मैं, ठीक है, अलग से सेंड करूंगा एप्लीकेशन की, शायद नोट्स में ना हो, मैं ये वाली स्लाइड्स आपको सेंड करूंगा। ये एप्लीकेशन शायद नोट्स में ना हो, मैं अलग से सेंड करूंगा, मैं अगेन कह रहा हूं अलग से सेंड करूंगा मैं आपको, ओके। लेकिन प्लीज फॉरवर्ड ना करना किसी को। अब रियलिज्म के जो रूट्स हैं वो ट्रेस होते हैं एक ग्रीक फिलोसोफर से, दैट इज थ्यूसिडाइड्स। पढ़ाया था मैंने आपको, थ्यूसिडाइड्स पढ़ाया है मैंने आपको, थ्यूसिडाइड्स पढ़ाया है। और इसी को हम कहते हैं ग्रैंड फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। मेडिवल पीरियड में देखा जाए तो रियलिज्म के प्रपोनेंट्स थे थॉमस होप, और था मैं क्या बोली, ठीक है, जी जी, ओके। मेडिवल पीरियड में देखा जाए तो थॉमस होब्स है और मैकियावेली। और कंटेम्परेरी टाइम्स में इसके प्रोपोनेंट्स हैं हैंस जे मॉर्गन, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अब मॉर्गन वो अपने बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में कहते हैं कि स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और स्टेट्स का अल्टीमेट एम यही होता है कि पावर गेन करनी है और इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना है। वो कौन से मेयर्स हैं जो स्टेट्स लेती हैं? नंबर वन, पावर मैक्सिमाइजेशन और बैलेंस ऑफ पावर। पावर मैक्सिमाइजेशन और बैलेंस ऑफ पावर, ये बैलेंस ऑफ पावर पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। सर्वाइवल के लिए स्टेट्स क्या करती हैं? नंबर वन, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। नंबर टू, पावर मैक्सिमाइजेशन। नंबर थ्री, आर्म्स एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, असला खरीदा। जैसे पाकिस्तान ने चाइना से J-10C लिया, इंडिया ने फ्रांस से रफाल लिया। नंबर फोर, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी। फिफ्थ, टेम्पररी अलायंसेस। टेम्पररी अलायंसेस, जैसे पाकिस्तान और यूएस की टेम्पररी अलायंस बनी हुई थी कोल्ड वॉर में 9/11 के बाद। अभी पाकिस्तान मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। अब इन मयस की वजह से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, अब इंटरनेशनल लॉ क्या करता है? स्टेट का बिहेवियर कंट्रोल करता है। जैसे स्टेट लॉ होता है ना, पाकिस्तान का लॉ है, किसके लिए बना हुआ है? लोगों के लिए बना हुआ है, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। तो इंटरनेशनल लॉ स्टेट का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। तो इन मेयर्स की वजह से जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। वैसे भी इंटरनेशनल लॉ का अभी कोई रोल भी नहीं है, स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करती। इंटरनेशनल रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है? बिकॉज स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती हैं ओवर एवरीथिंग एल्स। सो स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करती, बल्कि स्टेट्स जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को जो अभी मैंने आपको बताया, इस थ्योरी और अजम्पशंस को यूएस ईरान इजराइल वॉर पे अप्लाई करते हैं, तो यू विल फाइंड अमेरिका एंड इजराइल अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, और उसे कंसोलिडेट भी करना चाहते हैं। ये अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ये रियलिज्म ने क्या कहा था? स्टेट्स अलायंसेस बनाती हैं अपने पावर को
एग्जर्ट करने के लिए। ठीक है। रियलिज्म में क्या कहा था, स्टेट्स अलायंसेस की कॉपरेट करती है, क्यों? अपने पावर को एग्जर्ट करने के लिए। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? अगर आप इस अप्लाई करते हैं ना ईरान इजराइल वॉर में, तो अमेरिका और इसराइल अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसको कंसोलिडेट भी करना चाहते हैं। और इस मैक्सिमाइजेशन एंड कंसोलिडेशन के सामने बिगेस्ट हर्डल है वो कौन सी स्टेट थी? स्टेट बिगेस्ट हर्डल है, इसके सामने बिगेस्ट हर्डल कौन सी स्टेट थी? दसो मैनू, मैनू दसो कौन सी स्टेट हर्डल थी? इसराइल और यूएस के पावर मैक्सिमाइजेशन और कंसोलिडेशन इन मिडल ईस्ट। ईरान, ऑब्वियसली बात है, ईरान। ईरान, ऑब्वियसली बात है। यूएसए एंड इसराइल समझते हैं कि ईरान इज अ थ्रेट टू देयर नेशनल इंटरेस्ट इन द रीजन, के ईरान जो है वो थ्रेट है यूएस और इसराइल के नेशनल इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में। इस थ्रेट को खत्म करने के लिए यूएसए एंड इसराइल ने वॉर लॉन्च की, जिससे मेकियावेली वाली बात जो है ना वो सही प्रूव होती है कि ह्यूमन की नेचर में लस्ट फॉर पावर है। खास करके नथनयाहू के, खास करके नथनयाहू पे अप्लाई करें आप, कि ह्यूमन की नेचर ही कुछ ऐसी है कि उसे पावर की लस्ट होती है, पावर चाहिए उसे। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, मुगल्स पे अप्लाई करें या टर्क्स पे अप्लाई करें, ऑटोमन एम्पायर पे अप्लाई करें, जो भी किंग बनता था अपने भाइयों को मार देता था। या मुगल्स में तो, मुगल रूल में तो ये हुआ कि अपने भाइयों को ही मार देते थे ताकि वो किंग बने। मुगल्स का डाउनफॉल क्यों हुआ? मुगल्स का डाउनफॉल क्यों हुआ? बिगेस्ट रीजन यही था ना, सक्सेशन का रीजन था। मुगल्स या आप दिल्ली सल्तनत देखें, डाउनफॉल क्या था? यही था ना, बादशाह बनना होता था अपने भाइयों को मार दो। कि ह्यूमन की नेचर ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि उसे लस्ट फॉर पावर है। आल्सो इसराइल एंड यूएस ने इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन की है, जिससे मौजन था का क्लेम प्रूव होता है कि स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते। इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें, स्टेट्स ओनली केयर अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट। उनका इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स से कुछ लेना देना नहीं होता है। अब देखें, क्या यूएस ने ईरान में बच्चे नहीं मारे, स्कूल पे मिसाइल मार दिया, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है क्या वो? या लेबनान में जो इसराइल कर रहा है, क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ना। तो स्टेट सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही वो परसू करती है, उनका इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आई समझ आपको? बात समझ आई, रियलिज्म समझ आई आपको? आज थोड़ा इंटरनेट का इशू था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ये होता नहीं है, कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन कल से इंशाल्लाह ये चीज नहीं होगी। आज ही कुछ मेहरबानी हुई है। समझ आया आपको सबको? अलिशबा, अमरीना, अनम, फैजान, फातिमा, फिजा, नूर,
फातिमा और बाकीजा, रक्षांदा, सनन्या एंड ताबीर।